क्योंकि ट्रंप के लिए सन के जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर 8 घंटे में, 10 घंटे में, 24 घंटे में उनकी बयानबाजियां बदलती रहती है। अभी उनका कहना है कि अमेरिकी अच्छे हैं, इसलिए आपको एक महीने की, एक हफ्ते की बल्कि हमने मोहलत दी है, आप अंतिम संस्कार कर लीजिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि लाखों लाख लोग तेहरान की सड़कों पर मौजूद हैं, तो बॉम्बिंग जैसी घटना को लेकर कितना हम मान सकते हैं कि इस तरह का कोई प्रयास कर सकता है अमेरिका किसी तरह के हमले की आशंका को लेकर? हाँ मुकुल जी, देखिए, मैं बतौर एयरफोर्स पायलट के हिसाब से बात करूंगा। हम्म। ईरान ने अपने एयर स्पेस को एक हफ्ते से ओपन डिक्लेयर किया हुआ है कि कोई भी आ सकता है, जा सकता है। हम्म। इसका एयरफोर्स टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि ईरान अपनी जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उनको इस एक हफ्ते के दौरान रेस्ट्रिक्टेड ऑफेंसिव मोड में रखा है कि आप फायर मत कीजिए जब तक कि बहुत ज्यादा 100% श्योर ना हो जाए कि ये इजरायली फाइटर विमान है। जी। तो क्या अमेरिका की एयरफोर्स ने, क्या इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान की एयर स्पेस पर जिनका डोमिनेंस है, उन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर किया है कि कोई भी दूसरे देश का जहाज, जैसे भारत के हमारे प्रतिनिधि गए हैं, हम्म। कि ये लोग जब दुनिया के अभी 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, इनका जो हवाई जहाज ईरान की एयर स्पेस में एंटर कर रहा है या 9 तारीख के बाद जब वो एग्जिट कर रहे होंगे, तो एयर स्पेस, क्या अमेरिका और इसराइल ने कोई गारंटी दी है कि वो एयर स्पेस खुला है यानी सेफ है? उन्होंने नहीं दी है। ये जो जितने देश गए हैं, जैसे 100 देश गए हैं, भारत से भी गए हैं, बिल्कुल। इन्होंने अपनी इंडिविजुअल डिप्लोमेटिक चैनल पर हम्म। एम्बेसी टू एम्बेसी खबर दे दी है कि भारतीय विमान फलाने तारीख को इतने बजे अंदर जा रहा है, और ये हमने इसराइल को बता दिया और अमेरिका को, और भारतीय विमान फलाने दिन को इतने बजे वापस आ रहा है। ये हमने हमने इसराइल को और अमेरिका को बता दिया है। हम्म। तो फिलहाल देखिए, 100 से ज्यादा वीआईपी एयरक्राफ्ट जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। अमेरिका या भी खतरा नहीं उठाएगा कुछ हरकत करने की, और अमेरिका ने डेफिनेटली नेतन्याहू को कह दिया है कि ये 6-7 दिनों के दौरान इसराइल भी कुछ ना करे, क्योंकि अगर किसी भी देश के डेलीगेशन को, भले ही कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी नहीं गया, कई देशों के प्रधानमंत्री नहीं गए, प्रेसिडेंट नहीं गए, किंग नहीं गए, लेकिन जो छोटे लेवल पर भी, जैसे हमने मंत्री लेवल पर भेजा है, अगर किसी देश को जाते वक्त हवा में या आते वक्त हवा में या वहां जमीन पे कुछ अनहोनी हो जाती है इसराइल की जोशीले भरे कार्रवाई से, तो बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक कू हो जाएगा। दुनिया भर के सारे देश इसराइल को दरकिनार कर देंगे काफी समय के लिए। तो जो कुछ होगा हमला, वो 12 तारीख के बाद होगा। जी। जी, समझिए। बिल्कुल। फिरोज सर, आपसे सवाल सवाल है शो ऑफ स्ट्रेंथ को लेकर। हमें दोनों एक्सपर्ट ने हमारे समझाने की कोशिश की कि कैसे खामनेई का अंतिम संस्कार और ग्रैंड हो भी सकता था और उसको सीमित किस तरह से रखा गया। और उसके साथ एक पक्ष सर ये भी जुड़ता है कि जिस नैरेटिव वॉर की बात ईरान हमेशा कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, ईरान आपको कैसे लगता है सर, अब संतुष्ट क्या महसूस कर रहा है कि अब शायद लड़ाई के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, युद्ध के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, तो ये सबसे सही समय था हमारे रहबर के अंतिम संस्कार के लिए, और वो ताकत अब वो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, जैसे पहले के वक्ताओं ने बताया कि एक्चुअली ट्रम्प अपने खुद के क्राइसिस में है क्योंकि मिड टर्म उसके सामने है। हम्म। तो ट्रम्प अभी जंग नहीं करता, मिड टर्म के बाद कुछ और हो सकता है। और मगर नेतन्याहू का प्रॉब्लम है कि उसको जंग जारी रखने की जरूरत है क्योंकि अक्टूबर में वहां चुनाव है, नवंबर में अमेरिका में चुनाव है। तो वो एक दो लाइन चल रही है कि जेडी वैंस की लाइन चल रही है बातचीत वाली, और मार्को रूबियो की एक दूसरी लाइन चल रही है, जी। क्योंकि वो ज्यादा अभी के करीब है। तीसरी बात है कि देखिए, कुछ हाई पावर डेलीगेशन तो आए, ऐसा नहीं कि दुनिया के हेड नहीं आए। हम्म। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के ये जो इंपीरियल कॉलोनियल कंट्रीज, उनके तो किसी को बुलाया भी नहीं, तो उनका तो आने का सवाल नहीं आता, क्योंकि ये सब कंप्लिसिट है ये पूरे वॉर के, देयर ऑल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। बिल्कुल। बट इराक, ये पूरा जो फ्यूनरल कमेमोरेशन हो रहा है वो इराक में भी हो रहा है। हम्म। ये टाइम पे ईरान और ईरान की जनता एक हो चुकी है, ये पूरे बॉर्डर खुल चुके हैं, वहां से भी लाखों लोग आ रहे हैं, यहाँ से भी लाखों लोग जा रहे हैं। नजफ और करबला में भी मैसिव होने वाला है। तो जो इराक को जो अमेरिका का वैसल माना जाता है, वो हम्म। इस दौरान बहुत बड़ा मैसेज भी दुनिया को जा रहा है कि ईरान और इराक आज एक हो चुके हैं। तो इराक की तरफ से उनके प्रेसिडेंट आए हैं, पाकिस्तान की तरफ से तो आसिफ मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए,
ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट, आर्मीनिया के प्रेसिडेंट, टर्की के वाइस प्रेसिडेंट, रशिया के तो मेडवेडेव जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, चाइना की भी तरफ से एक हाई पावर डेलीगेशन आया है, इंडिया से भी आई थिंक इट बीन बेटर, बट इंडिया से भी एक अच्छा डेलीगेशन गया है, ओमान, लेबनान, सीरिया, मतलब 100 कंट्रीज के डिप्लोमेटिक प्रतिनिधि आए हैं. इट कुड हैव बीन बेटर, बट एक वॉर जोन में अभी यही आई थिंक ये जितना हुआ है. और उससे मैं ज्यादा मानता हूँ कि ईरान की जनता जो बड़ा मैसेज दे रही है कि हम तो खड़े हैं हमारे रेबर के साथ, हमारी आर्मी के साथ, IRGC के साथ. क्योंकि इस बार बहुत दिनों के बाद जो IRGC के चीफ है अब्दुल वहीदी, वो भी नहीं दिखते तब तक. ओके, वो भी अभी पब्लिकली आया. एंड आई थिंक द बेस्ट यू कैन मे बी लुक एट के जो 9 तारीख होगा, जो आखिरी तारीख है, वो टाइम पे शायद अयतुल्ला अली मुस्तफा का मैसेज या वो फिजिकल अपीयरेंस या एग्जैक्टली होता, मगर जान का खतरा है. ट्रम्प कुछ बोलता कुछ और है, करता कुछ और है. अभी बोला 7 दिन की मोहलत दे रहा हो, मगर वो 7 दिन में वो क्या कर बैठे, कर लिया मैंने, मुझे जो करना था, कुछ भी कर सकता है. तो आई थिंक द पॉइंट इज के ये जो बात हो रही कि ईरान को जरा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ये जो 14 पॉइंट है वो ट्रम्प को साइन किए, इसमें एक भी पॉइंट नहीं जिसको अमेरिका को नुकसान है. ईरान अपने अधिकार ले और वो ट्रम्प ने साइन किया है. मगर और एक प्रॉब्लम है कि ट्रम्प ने यहाँ लेबनान को लेकर कुछ और साइन किया है और मैं इजराइल को बताकर लेबनान के साथ वॉशिंगटन में कुछ और साइन किया है. तो वो डबल गेम खेल रहा है ट्रम्प, क्योंकि ईरान इज वेरी क्लियर कि जब तक लेबनान में शांति नहीं होती, सीजफायर नहीं होता और वहां से इजराइल की आर्मी नहीं हटती, तब तक कोई फाइनल एग्रीमेंट साइन होने वाला नहीं है. तो आप ईरान को देखिए, उसके प्रिंसिपल को देखिए, मॉरल्स को देखिए कि पहला जो डिमांड है वो अपने लिए नहीं मांग रहा है, मगर वो पूरे रीजन के लिए मांग रहा है कि पूरे रीजन में सीजफायर हो और ये विड्रॉल हो जाए इजराइल का, इंक्लूडिंग फ्रॉम गाजा फॉर द मैटर. ठीक है, वो अपने लिए भी नहीं मांग रहा है. ये इतना महान किस्म का वो, मतलब इतना विजनरी किस्म का एक अग्रीमेंट उन्होंने कहा है. तो मेरा मानना है कि इजरायली मीडिया में भी आ चुका है, अमेरिकी में भी आ चुका है कि हम लोग ईरान के सामने हार चुके हैं. अगर अमेरिका को कोई सीरियस वॉर करनी होगी तो उन्होंने जो एयर करना है वो तो कर लिया है, उससे ज्यादा क्या करेगा. करना है तो लैंड वॉर करो, 3.5-4 लाख ट्रूप्स लेकर आ जाओ, बाद में पता चलेगा. तो वो तो ये पोजीशन में है नहीं, करके देख ले. ईरान पूरी तैयारी में है, मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी बड़ी हार वो चीन और कोरिया वाली जंग में हुई, फिर वियतनाम में हुई, फिर अफगानिस्तान में भी जो हाल हुआ, मगर उससे बड़ी हार एक्चुअली ईरान के सामने हो चुकी है. 40 दिन में हुई है. वियतनाम की जंग 16 साल चली, सॉरी. ओके, मगर ये तो 40 दिन के अंदर ही अमेरिका पीछे हट गया है. सीजफायर तो खुद ट्रम्प ने मांगा है. तो आई थिंक ये जो मैसेज ईरान की जनता दे रहा है, ईरान की आर्मी दे रही है, की सरकार दे रही है, और दुनिया के 100 मुल्कों के लोग वहां गए हैं, ये बहुत बड़ा एक यूनिटी और एक ग्लोबल साउथ के लिए, और ये जो इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ब्रिक्स के कंट्रीज है, ये हम सब लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं तो मानता हूँ. जी बिल्कुल. आशीष सर, आपके पास आना चाहूँगा. नेतन्याहू और ट्रम्प को लेकर बीते कुछ दिन जब से ये समझौते की बात हुई, शांति समझौते की बात हुई, स्विट्जरलैंड के उस पीस डील की बात हुई, जो टली तमाम बयानबाजियां आई, ट्रम्प का कहना आया बार बार कि मैं नेतन्याहू की इतनी सुनता भी नहीं हूँ जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है, जितना आप लोग समझते हैं. अब सर 12 तारीख की बात की जा रही है. देवनाथ जी ने भी बताया कि अगर कोई हमला होता है आगे तो 12 तारीख के आसपास या उसके बाद कोशिश की जाएगी इन देशों की तरफ से. नेतन्याहू को लेकर क्या सोचते हैं सर? ईरान को लेकर क्या सोचते हैं कि ईरान क्या एक और कोशिश की तरफ बढ़ेगा इजराइल को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, जिस तरह की दोनों देशों अमेरिका और इजराइल के बीच अब जो तालमेल है उसकी कमी को देखते हुए? मुकुंद, इसके डेप्थ में थोड़ा जाना पड़ेगा. एक है टैंजिबल्स. हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के अंदर 15,000 मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री पेरिफेरल टारगेट्स को हिट किया जी. और हमें यह पता है कि ईरान ने रिटेलिएशन में करीब 300-400 टारगेट्स को हिट किया. ये टैंजिबल है, इसमें हमारे ओपिनियन की जरूरत नहीं है कि 15,000 टारगेट्स मारे गए और 300-400 टारगेट्स मारे गए. तो मिलिटरली इसमें सक्सेस एंड फेलियर रेशियो आप कयास लगाने की जरूरत नहीं होती मुकुंद, वो सबको पता है. हाँ, नोशनली कि इतना बड़ा पावर और इतना छोटा कंट्री फिर भी इतने दिनों तक भिड़ा रहा, यस करेक्ट. अगर आप इसको विक्ट्री मानते हैं तो मान सकते हैं. एवरीवन इज फ्री टू एसेस. तो एक टैंजिबल्स में डेटा बड़ा क्लियर है कि किसने कितने मिलिट्री डिग्रेडेशन जिसकी बात हो रही थी वो सबके सामने जी. दूसरा, शुरू से ही इन्होंने इस मिशन को, ईरान के अगेंस्ट के मिशन को, आईडीएफ ने अलग नामकरण दिया था, रोरिंग लॉयन.
आफ्टर राइजिंग लायन जो कि पिछले साल जून में हुआ था, उन्होंने एक अलग नाम पे एक अलग प्रोजेक्ट शुरू किया था और एपिक फ्यूरी अमेरिका ने किया था। तो ये जॉइंट साथ में ही कर रहे थे, बट दोनों मिशंस अलग अलग इंडिपेंडेंट थे। और ये इसकी यही वजह थी कि इजराइल को उस वक्त से पता था, 27 फरवरी के पहले से पता था कि हाफ वे थ्रू अमेरिका अंडर ओन प्रेशर्स ऑफ डेमोक्रेट्स या लेफ्ट लीनिंग या मिड टर्म में हो सकता है कि यहां से निकलना चाहेगा, जबकि इजराइल का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा। उनका मिशन ईरान पे कम फोकस्ड है। सीज फायर के बाद उनका सारा मिशन लेबनान, लिटानी तक और थोड़ा बहुत गाजा में 60% से 70% तो उन्होंने ऑफिशियली बोला है हम जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द वॉर बिटवीन ट्रंप एंड नेतन्याहू, ये कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इन दोनों का एक कॉमन गोल है कि प्रॉक्सीज को खत्म करना है और एंटी ज़ोयन जो एक आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है गल्फ में, एक्चुअली ग्लोबल, उसको काउंटर करना है। ये खत्म नहीं हो सकता मुकुंद, लेट अस बी वेरी क्लियर। ये एक मृग तृष्णा है, ये सोचना कि गल्फ में पीस रहेगा जब तक ज्यूज और रेडिकल लेफ्ट एक साथ को एग्जिस्ट करेगा, ये खत्म नहीं हो सकता, बट इसको मैनेज किया जाता है। तो इसीलिए ये जो प्रॉक्सीज का डिग्रेडेशन, टॉकिंग अबाउट इजराइल्स विड्रॉल, 3 दिन पहले मुकुंद उन्होंने जिस टनल को एक्सप्लोड किया है गाजा में, ये इंटरनेशनल मीडिया का कॉम्प्रोमाइज्ड सेक्शन जो उस पर फोकस नहीं कर रहा है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ वॉर। 16-17 किलोमीटर का कंक्रीट से लदा हुआ अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर स्कूल हैं, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेज हैं, अस्पताल हैं, और अंदर बारूद की सुरंग जिसमें हवाई यंत्र, ड्रोन्स, मिसाइल्स, उसके अंदर आप गाड़ियां चला सकते हैं। और ये छोटी मोटी ऐसे नहीं होता कि ये एक दिन में बन जाता है। इट टेक्स डिकेड्स टू डिग द माउंटेन्स एंड गो अंडरनीथ। गाजा के अंदर इस तरह का टनल एग्जिस्ट करता है और ये हमें पता चल रहा है अब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले। B-2 और B-52 ने जो ईरान में बम्बार्डमेंट करी थी 30 मीटर 25 मीटर तक, उसके अंदर खोद के रखा है सेंट्रीफ्यूज को, जो आपके मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। पहाड़ों के इतने डीप में ये बॉम्ब्स रखे गए हैं। तो इनको आप बहुत पीसफुल ना समझें। सॉरी, ये टनल एक्सप्लेन करता है द माइट एंड द थॉट ऑफ द प्रॉक्सीज, ईरानियन प्रॉक्सीज, चाहे वो हिजबुल्लाह हो जो अभी ईरान गए हुए हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अपने खमैनी साहब को लास्ट राइट्स में सम्मिलित होने के लिए, और चाहे वो हमास हो जिसने एक ऐसा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बना रखा है जो ईरान के डायरेक्ट सपोर्ट और अरबों रुपए खर्च करने के बजाय नहीं बन सकता था विदाउट एनीबडीज नॉलेज। चाइनीज सैटेलाइट, अमेरिकन सैटेलाइट्स, वी नेवर न्यू कि इस किस्म की टनल एग्जिस्ट करती है भरी हुई, और उसको डेटोनेट करने के लिए इंजीनियर्स 551 यूनिट है उनकी, इजराइल की कॉम्बैट इंजीनियर्स की, उनको वार्निंग इशू करनी पड़ी अड़ोसियों पड़ोसियों को कि जो ट्रेमर्स फील होंगे वो युद्ध के या एटॉमिक एक्सप्लोजन के या भूकंप के नहीं होंगे, हम एक टनल को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। ट्रेमर्स ऑफ दैट नेचर टू चार्ज आउट द टनल, उस टनल को डिस्ट्रॉय। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन मुद्दा कि आप वहां से विड्रॉ तो तभी कर जब लेबनान और इजराइल ने वॉशिंगटन में साइन कर दिया कि लेबनान की गवर्नमेंट धीरे धीरे सदर्न बेरूत, सदर्न लेबनान में आईडीएफ को हटाएगी, साथ के साथ हिजबुल्लाह को डिजार्म करेगी और उनकी आर्मी, मतलब लेबनान की रेगुलर आर्मी, उन एरियाज का सेफ्टी बरकरार रखेगी इजराइल के लिए। ये दो देशों के बीच, दो सोवरेन नेशंस के बीच एक सिग्नेचर्स हुए हैं। अब इसमें आईआरजीसी का क्या रोल है, या वो अपने 14 पॉइंट के एमओयू में इस मुद्दे को किस हैसियत से ला रहे हैं? आई एम टॉकिंग टेक्नो लीगल, कि जब लेबनान का प्रेसिडेंट और इजराइल का प्राइम मिनिस्टर एग्री कर गए हैं, वॉशिंगटन ने सिग्नेचर्स कर दिए कि जी ग्रेजुअल विड्रॉल होगा आईडीएफ का सदर्न लेबनान से, उस दरमियान लेबनान की आर्मी आगे आएगी, हिजबुल्लाह को डिजार्म करेगी और उसके बाद आईडीएफ वहां से हट जाएगी एक्सेप्ट द सिक्योरिटी जोन। तो लीगल स्टैंडिंग क्या है आईआरजीसी की? इस मुद्दे पे बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मानने वाले, और वर्ल्ड लीडर्स भी इस मुद्दे पे, जब 2 कंट्रीज ने साइन कर दिया तो तीसरा कंट्री कह रहा है जी आप वहां पे हट जाओ, वहां से हट जाओ। कोई लीगल स्टैंडिंग यूनाइटेड नेशंस में वो क्या बोल के जाएंगे अगर दोनों नेशंस के ऑफिशियल सिग्नेटरीज ने इसको साइन कर दिया? जी मुकुंद। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.